नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इजराइल की पॉलिटिक्स के बारे में। पिछले एक साल से इजराइल में एक पॉलिटिकल पैरालिसिस की स्थिति बनी हुई है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं लेकिन कोई भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया है। फाइनली ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उसके कारण बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। तो इसी घटनाक्रम को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। स्टडी आईक्यू की ऐप पर आपको हमारा फ्लैगशिप स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी मिल जाएगा और इस कोर्स की मदद से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आराम से घर बैठे कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स को अवेल कीजिए। तो पिछले एक साल से इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक केयर टेकर सरकार चला रहे हैं। वहां पर 3 बार चुनाव हो चुके हैं, लगातार 3 बार, और तीनों बार ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं रही है। लेकिन अब 6 मई को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद, भ्रष्टाचार आरोप होने के बावजूद प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अगले हफ्ते वो फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनफैक्ट जो इजराइल के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं डेविड बेन गुरियन, उनसे भी लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री अब रह चुके हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड एज बीबी, इनका निक नेम है, प्यार से लोग इन्हें बीबी बुलाते हैं। और ये 2009 से लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, इसके ये चेयरमैन है। और आप देख सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल यात्रा बहुत ही लंबी रही है। 96 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 3 साल के लिए। उसके बाद 2009 में चुनाव जीते हैं, 2013 में फिर से जीते, 2015 में फिर से जीते और उसके बाद 3 लगातार और चुनाव हो चुके हैं जहां पर इनको और इनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लो इजराइल की पॉलिटी के बारे में। इजराइल में पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। अब नेसेट 4 साल का टर्म होता है, हमारे यहां 5 साल होता है, इजराइल में 4 साल। और वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जैसा श्रीलंका में भी है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट देते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। भारत की तरह ही वहां पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है और पिछले 70 सालों में इजराइल में कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं लेकर आई है। वहां पर हमेशा कोएलिशन सरकारें बनी है और कई बार कोएलिशन सरकारें गिरी भी हैं और मध्यावधि चुनाव होना वहां पर काफी कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल में 1-2 साल में इलेक्शन पहले नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए क्योंकि एक साल में 3 चुनाव हो चुके हैं और चौथा इलेक्शन होने ही वाला था। तो इस वक्त जो कहानी है वो 2 पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो है लिकुड पार्टी और उसके लीडर बेंजामिन नेतन्याहू, और दूसरे उनके विरोधी हैं ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गैंट्स। अब बेनी गैंट्स भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये इजराइल की आर्मी के चीफ रहे थे। 4 साल तक इजरायली आर्मी को इन्होंने लीड किया था। 2015 में आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने 2018 में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, फिर कुछ और छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़कर एक ब्लू एंड व्हाइट पार्टी बनाई और इन्होंने ये तय किया कि मैं इस भ्रष्ट नेता को यानी बेंजामिन नेतन्याहू को देश की सत्ता से हटाकर ही दम लूंगा। इस तरह की ये बातें करते थे 2018 और 19 में। तो बेनी गैंट्स एक ही मकसद के साथ पॉलिटिक्स में उतरे थे कि करप्ट बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार से, सत्ता से अपदस्थ करना है। तो अप्रैल 2019 में नेसेट का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव हुए और इस चुनाव में लिकुड पार्टी 35 सीटें लेकर आई 120 में से। टोटल 120 सीट्स हैं, तो मेजॉरिटी के लिए यहां पर कितनी चाहिए? 61। और आप देखेंगे कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी बेनी गैंट्स की ये भी एग्जैक्टली 35 सीट्स लेकर आई और ये बिल्कुल नई पार्टी थी। तो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी क्योंकि ये कुछ 2-3 छोटी मोटी पार्टियों का कोएलिशन था एक तरह से, और बेनी गैंट्स पहला चुनाव लड़ रहे थे अपने जीवन का, फिर भी इन्होंने नेतन्याहू को जबरदस्त टक्कर दी। अब कोशिश ये करी गई दोनों के द्वारा कि कोएलिशन सरकार बना ले। मेजॉरिटी के लिए ये दोनों पार्टीज बाकी सभी पार्टीज के साथ गठबंधन बनाने की तैयारियों में जुट गए। लेकिन इजराइल में प्रॉब्लम यह है कि ये जो सभी छोटी मोटी पार्टीज हैं जो 4-5 सीटें ले आती हैं, ये या तो एक्सट्रीम राइट है या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट है। तो ये इन सेंटर पार्टीज के साथ कोएलिशन इतनी आसानी से करती नहीं है, इनकी अपनी डिमांड्स हैं। वैसे आपको बता दूं, लिकुड एक सेंटर राइट पार्टी है और ब्लू एंड व्हाइट इज सेंटर लेफ्ट। तो बाकी की जो ये छोटी पार्टीज हैं ये इतनी आसानी से कोएलिशन के लिए तैयार नहीं हुई थी, सबकी अपनी डिमांड्स थी। तो अल्टीमेटली कई महीनों की कोशिश के बावजूद कोई सरकार नहीं बन पाई। तो वहां के राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट को यानी नेसेट को डिसॉल्व कर दिया और कहा कि अब फिर से चुनाव करवाएंगे।
17 सितंबर को, यानी 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुए, फिर से आप रिजल्ट देखिए। इस बार ब्लू एंड व्हाइट 33 सीट्स लाने में सफल रही, लिक्विड की सीट्स थोड़ी सी कम हो गई 32, लेकिन मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है। फिर से वही ड्रामा हुआ, कई हफ्तों तक कोशिश करी गई कि कोएलिशन सरकार बना ली जाए, लेकिन अगेन बेनी गैंट्स और नेतन्याहू दोनों ही फेल कर गए, कोई भी सरकार बनाने में या फिर एक स्टेबल कोएलिशन बनाने में सफल नहीं रहा। बाय द वे, इस पूरे समय के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे थे, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट उन्हीं की थी, तो वो केयरटेकर के रूप में देश को चला रही थी। तो फाइनली दिसंबर महीने में यह तय हुआ कि अब तीसरी बार चुनाव होंगे और डेट फिक्स करी गई मार्च की। 2 मार्च को चुनाव होते हैं। इस बार भी लिक्विड पार्टी लेकर आई 36 सीट और ब्लू एंड व्हाइट लेकर आई 33। तो थोड़ा सा इस बार लिक्विड को फायदा हुआ है, इनकी कुछ सीटें बढ़ गई, 4 सीटें बढ़ गई और इनका वोट प्रतिशत भी थोड़ा सा बढ़ गया पिछली बार के मुकाबले। तो बेंजामिन नेतन्याहू फिर से कॉन्फिडेंट थे कि अब मैं सरकार बना लूंगा, लेकिन वही ड्रामा फिर से होता है। 2 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक दोनों में से कोई भी सरकार बनाने को राजी नहीं हुए। लेकिन मार्च महीने में दुनिया भर में आ गया कोविड-19। तो ऐसे में बेनी गैंट्स ने कुछ इस तरह के संकेत दिए कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुछ समय के लिए कोविड-19 महामारी के कारण एक यूनिटी गवर्नमेंट बना सकता हूं, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी ब्लू एंड व्हाइट और लिक्विड पार्टी दोनों साथ मिलकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, एक यूनिफाइड सरकार बनाएंगे जो देश को चलाएगी ऐसे हालात में जब पैंडेमिक अपने पांव पसार रही है। लेकिन अगेन वो यूनिटी गवर्नमेंट भी बन नहीं पाई, कई हफ्तों तक उस पर डिस्कशन चलता रहा बिहाइंड द सीन्स, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं आया। तो फाइनली 16 अप्रैल को इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने एक तरह से डेडलाइन दे दी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि या तो आप लोग सरकार बना लो, 21 दिन का समय दे रहा हूं, अगर नहीं बनाते हो तो चौथी बार चुनाव होगा। और ये चुनाव कब होते हैं? अगस्त में, क्योंकि 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं चुनाव को ऑर्गेनाइज कराने में। और इस बार तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो इजराइल के चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है अब चुनाव करवाने का चौथी बार, 1 साल में 3 बार चुनाव हो चुका है। तो फाइनली 20 अप्रैल को जाकर नेतन्याहू और गैंट्स के बीच में एक समझौता हुआ। दोनों ने यह तय किया कि हम मिलकर सरकार बना लेंगे और ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि दोनों बहुत ही कट्टर पॉलिटिकल दुश्मन हैं। बेनी गैंट्स नेतन्याहू के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं पब्लिक रैलीज में और नेतन्याहू ने भी यही काम किया है। ये आप ऐसा मान लो जैसे भारत के अंदर अगर भाजपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लें, कुछ ऐसी बात हो जाएगी। तो ये यूनिटी गवर्नमेंट वैसे देश के लिए एक अच्छा संदेश था, क्योंकि एक तरफ तो कोविड-19 फैल रहा है, इजराइल में भी लगभग 16,000 केसेस हैं और याद रखिए इजराइल की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, 88 लाख पॉपुलेशन है। दोनों के बीच हुए इस पावर शेयरिंग समझौते में कई तरह के पेच हैं, कई नियम कायदे हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि नेतन्याहू और गैंट्स दोनों प्रधानमंत्री की गद्दी पर बारी बारी से बैठेंगे। पहले 18 महीने बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके अगला 18 महीने गैंट्स बनेंगे। आखिरी साल में कौन पीएम रहेगा इसके बारे में इस डील में कोई बात नहीं कही गई है। फर्स्ट 18 मंथ्स के लिए बेनी गैंट्स बनेंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और 2021 अक्टूबर में वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दोनों पार्टी के सदस्यों को इक्वल कैबिनेट मिनिस्टर्स के पद दिए जाएंगे। और भी कई तरह के इसमें नियम कायदे इन्होंने रखे हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म्स रखे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। गैंट्स के इस निर्णय के कारण उनकी पार्टी के कई सपोर्टर्स नाराज हो गए और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को सपोर्ट देने वाली कई छोटी मोटी पार्टीज ने उनका साथ भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप पॉलिटिक्स में ही इसीलिए आए थे कि नेतन्याहू को हटाना है, तो आज आप उनसे हाथ कैसे मिला सकते हो। हालांकि गैंट्स ने यह कहा कि देखो ये नॉर्मल समय नहीं है, ये एक अनयूजुअल टाइम है और अनयूजुअल डिसीजंस करने पड़ेंगे। कोविड-19 महामारी फैली हुई है, इसीलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया है। लेकिन फिर भी उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो उनसे काफी नाराज हैं और इसके पीछे रीजन ये है कि देखो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो इजराइल का एक बहुत बड़ा तबका है जो इनसे नाराज रहता है, क्योंकि इनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं कि इन्होंने ब्राइब दी है, इन्होंने खुद पैसा खाया है, पैसा दिया भी है कई मीडिया हाउसेस को ताकि उनकी पॉजिटिव पब्लिसिटी करी जाए। अब भ्रष्टाचार के आरोप तो कई पॉलिटिशियंस पर लगते रहते हैं, लेकिन इस मामले में खास यह है कि पहली बार इजराइल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट तक ले जाया गया है। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मामला कोर्ट तक पहुंचा है, हियरिंग शुरू होने वाली है। इनफैक्ट ये हियरिंग पिछले 1-1.5 साल से टल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू कोई ना कोई पॉलिटिकल पैंतरा चलकर अपनी जो सुनवाई है कोर्ट में उसको आगे बढ़वा देते हैं, पोस्टपोन करवा देते हैं। इनफैक्ट 4 महीने पहले भी ये सुनवाई होने वाली थी, उस समय इन्होंने अपने खुद के जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा उस सुनवाई को आगे बढ़वा दिया ड्यू टू कोरोना वायरस। ये बहाना करके कहा कि बाद में सुनवाई कर लेना। तो जब 20 अप्रैल को ये यूनिटी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट किया गया, उसी रात इजराइल में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और आप देखिए इस प्रोटेस्ट को कि सबने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए 3-3 फीट दूर खड़े होते हुए प्रोटेस्ट किया। सभी मास्क लगाकर आए थे और इजराइल के कई शहरों में इस तरह के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट का कारण यह था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि नेतन्याहू फिर से
प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और ये कोर्ट में ऑलरेडी मामला पहुंच चुका है। ऐसा भी नहीं है कि आरोप सिर्फ मीडिया में लगाए गए हैं या फिर कोई रैली वैली में किसी पॉलिटिशियन ने बोल दिया। दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस और कोर्ट में उनकी सुनवाई होने ही वाली है। और इस मामले को लेकर कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कोर्ट में भी गए, जो दूसरी पार्टीज हैं, उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इजराइल में एक कानून है कि किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का केस है तो वो मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन देखिए, उस कानून में एक लूप होल है कि प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर नहीं आते हैं। तो इसी लूप होल का फायदा उठाकर नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसी रूल को चैलेंज किया गया कोर्ट में, यह कहकर कि प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में आना चाहिए। आप इसका एक पैरेलल भारत की राजनीति में भी देख सकते हैं। जब हमारे यहाँ लोकपाल बिल आ रहा था, उस समय कई लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह का कुछ ये मामला है। तो यहां पर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, यानी कि इनकी यूनिटी सरकार खतरे में पड़ गई, तो ऐसा लगने लगा था कि अब चौथी बार चुनाव होकर रहेगा। यानी कल 6 मई तक तो ऐसा ही लग रहा था कि चुनाव चौथी बार हो सकता है इजराइल में। तो अगर 15 महीनों में 4 चुनाव हो जाते तो मेरे ख्याल से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई तुरंत करी, विद इन 1 वीक इसकी सुनवाई हो गई। और यहां पर भी आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरह फॉलो किया गया। सभी जजेस, 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच बैठी थी, सभी ने मास्क पहने हुए हैं और इनके बीच में एक प्लास्टिक की शीट भी लगाई गई। तो इन्होंने ये फैसला दिया है कि फिलहाल के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को हम प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते हैं। नेतन्याहू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके खिलाफ जो केस है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होगी। तो 24 मई को प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो 24 मई को सुनवाई होगी और अगले हफ्ते, ऐसा माना जा रहा है 16 मई को शायद ये शपथ लेंगे। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक है इजराइल की राजनीति में कि कोई प्रधानमंत्री इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बन चुका है। अब देखना यह होगा कि अगर इन्हें सजा होती है तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, इन्हें जेल होगी। तो ऐसे में बेनी गैंट्स का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये अभी मैं भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इजराइल की राजनीति बहुत ही अनोखी है, पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।